मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध। 1765 में इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। दीवानी से तात्पर्य कंपनी बंगाल में लगान वसूली की व्यवस्था करे तथा राजस्व संबंधी अभियोगों का फैसला भी करे। यह केवल सेना व कोष पर कंपनी का नियंत्रण देखना चाहता था। इस कारण क्लाइव ने विदेश नीति और विदेशी व्यापार का प्रबंध कंपनी के नेतृत्व में ले लिया। राजस्व वसूली तथा न्याय का कार्य भी नवाब को करने के लिए सौंप दिया। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था 1767 से 1772 तक चलती रही। इस दोहरी शासन व्यवस्था का क्या लाभ हुए और क्या हानि हुई, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे दोहरी शासन व्यवस्था से होने वाले लाभ। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रतिपादित दोहरी शासन व्यवस्था की आलोचना की बागी बनी। तत्कालीन इतिहासकारों ने इसकी कटु आलोचना की है और आज भी वर्तमान में इतिहासकार इसकी आलोचना कर रहे हैं। फिर भी तत्कालीन विद्वान डाउडवेल ने इस समालोचना करते हुए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि यह व्यवस्था 1765 में लागू की गई। यह उस समय के अनुकूल थी और वह उस समय कंपनी को लाभप्रद हुई। पहला लाभ, बिना उत्तरदायित्व के लिए कंपनी का संप्रभु होना। संप्रभुता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व वहन करना आवश्यक है, परंतु क्लाइव की इस व्यवस्था के माध्यम से बंगाल में प्रभुता तो कंपनी के हाथों में केंद्रित कर दी। बंगाल के प्रशासन का उत्तरदायित्व उसने नवाब पर डाल दिया। उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं रह गई थी। धन के अभाव में बंगाल वासियों के लिए न्याय की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता था। उधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व कंपनी के कोष में जमा होता रहा। लगान वसूली का उत्तरदायित्व इन नायब नाजिमों पर रहा। सूबों की आर्थिक व्यवस्था पर कंपनी अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखी। दूसरा लाभ, कंपनी की आर्थिक व सैनिक शक्ति प्रबल होना। क्लाइव को उस समय साम्राज्य विस्तार की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं थी जितनी की व्यापारिक और आर्थिक उन्नति की। लगान वसूली के लिए उसे अपने कर्मचारी भी नहीं रखने पड़े। कंपनी द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत बिना उत्तरदायित्व भार वहन किए बिना ही अपनी आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार करती रही। तीसरा, कंपनी को क्लाइव ने अन्य विदेशी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से बचा लिया। यदि क्लाइव बंगाल की समस्त प्रभुत्व शक्ति अपने हाथ में ले लेता तो यूरोपीय देशों की अन्य शक्तियों को ब्रिटिश कंपनी से ईर्ष्या होती। फ्रांसीसी व डच अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी से आतंक के समझते, परंतु क्लाइव ने इस शासन व्यवस्था के माध्यम से बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की प्रभुता स्थापित की, जिसके कारण उसे अन्य विदेशियों से कोई द्वेष नहीं रहा और उनसे किसी प्रकार की संकट नहीं था। चौथा, कंपनी को अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता न पड़ती। यदि कंपनी दीवानी व निजामत दोनों क्षेत्रों के कार्य को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करती तो उसे अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती। यदि नवीन व्यक्ति इंग्लैंड से बुलाए जाते तो कंपनी पर आर्थिक भार अधिक हो जाता और नवीन कर्मचारी भारतीय वातावरण से परिचित न होने के कारण कंपनी के प्रशासन में उल्टे बाधक बन जाते। क्लाइव द्वारा भारतीय प्रशासकों को बदनाम करना। जैसा कि बार बार दोहराया जा चुका है कि क्लाइव बड़ा ही धूर्त, कूटनीतिक व दूरदर्शी था। उसने इस दोहरी व्यवस्था से बंगाल के नवाब और उसके नायब नाजिमों को, उच्च अधिकारियों को बंगाल वासियों की दृष्टि में असफल शासक सिद्ध करके आम जनता में बदनाम करना चाहता था। इसके उपरांत वह बंगाल का प्रशासन अपने देशवासियों के हाथों में देकर उन्हें सफल शासक सिद्ध करना चाहता था, ताकि भविष्य में उनका भारतवासी उनका विरोध अनादर न कर सकें। मराठा को प्रकोप से बचाना। क्लाइव भलीभांति जानता था कि मराठे इस समय शक्तिशाली हैं, उनसे उलझना ठीक नहीं। शाह आलम को अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। रघुजी भोसले ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर चौथ वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यदि क्लाइव बंगाल का प्रशासन पूर्ण रूप से कंपनी के प्रभुत्व में लेता तो मराठे इसे सहन नहीं करना पाते और उससे संघर्ष करना पड़ता। ब्रिटिश संसद के प्रभाव से बचना। यदि 1765 ईस्वी में क्लाइव बंगाल पर कंपनी का प्रभुत्व जमा देता तो ब्रिटिश संसद उसके कार्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती और कंपनी को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं रहती। अब लेंगे इसकी हानियाँ।
क्लाइव ने जो द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में प्रचलित की उसके कुछ दोष भी स्वाभाविक थे। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार का उत्तरदायित्व को एक दूसरे से विलग कर दिया गया। इसके भावी परिणामों का एहसास कराते हुए पी रॉबर्ट्स ने लिखा है, अभाग्यवश शक्तिहीन उत्तरदायित्व के फलस्वरूप पुराने दोषों का पुनः प्रकोप आ गया। प्रथम दोष, बंगाल का प्रशासन शिथिल होना। इस शासन व्यवस्था का प्रमुख दोष यह था कि वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में थी, पर शासन का भार उठाने को वह तैयार नहीं थी। नवाब नाम मात्र का शासन था, पर प्रशासन का समस्त भार उसी पर डाल दिया गया। नवाब को केवल 53 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलता था। उस धन से वह राज्य का प्रशासन संचालन करने में असमर्थ था। उसके उत्तराधिकारी व कर्मचारी उसकी वैधानिक स्थिति से भली भांति परिचित थे। जब नवाब का ही अस्तित्व खतरे में रहता तो उनके अस्तित्व का क्या ठिकाना था। दूसरा, बंगाल में दीवान न्याय व्यवस्था नष्ट होना। नगर न्यायपालिका नवाब के ही कार्य क्षेत्र में थी। न्यायाधीशों को वेतन वही देता था। अर्थव्यवस्था से न्यायाधीशों को समुचित वेतन नहीं मिलता था, और जो मिलता था वह भी समय पर नहीं मिलता। इस कारण वे मुलजिमों से रिश्वत लेकर न्याय के पक्ष में विचलित हो जाते थे। फौजदारी अभियोगों में वे अपराधियों से धन लेकर या उन्हें अपराध से मुक्त कर दिया करते थे। जिन अभियोगों में अंग्रेज़ों का स्वार्थ टकराता था उसमें न्याय अंग्रेजी कानून के हिसाब से होता था। तीसरा, भूमि की उपजाऊपन नष्ट होना हो गया और किसान भूखे मरने लगे। इस द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत कंपनी ने लगान वसूली के लिए ठेके प्रथा अपनाई। अतः भूमि 1 वर्ष के लिए ठेके पर दे दी जाती। ठेके पर लेने वाले व्यक्ति भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने व बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करते। इसके विपरीत वे किसानों से मनमाना लगान वसूल करते। इससे भूमि की उर्वरकता निरंतर नष्ट हो गई और किसानों पर जुल्म बढ़ने लगे। उधर कंपनी के कर्मचारियों की द्रव्य पिपाशा बढ़ती जा रही थी। इसका एक कारण यह भी था कि उन्हें कंपनी के संचालकों के पास धन भेजना पड़ता था। इस कारण कंपनी के अधिकारी नायब दीवानों को किसानों से अधिकाधिक लगान वसूल करने के लिए बाध्य थे। अभाग्यवश उसी समय 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा और अकाल में बंगाल की 1/3 जनता मौत का ग्रास बन गई। पैदावार न होने से आमिल किसानों का भयंकर शोषण कर रहे थे। सरकार ने से न्याय की आशा न रखते हुए किसान भूमि छोड़कर भाग गए। चौथा, राज्य के गृह उद्योगों धंधों का नष्ट होना। कृषि के साथ साथ बंगाल के कुटीर उद्योग भी नष्ट हो गए। बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण प्रांत के व्यापार पर उनका एकाधिकार स्थापित हो गया। वस्तुतः कंपनी के कर्मचारियों के व्यापारिक क्षेत्र में भी मनमानी लूट खसोट आरंभ हो गई। इससे राज्य के उद्योग धंधे नष्ट हो गए। जुलाहों व दस्तकारों के साथ कंपनी कर्मचारी बड़े घृणित व्यवहार करते थे। उनसे बलपूर्वक मनचाहा सामान तैयार करवाते थे और उन्हें अपने दास समझते थे। कंपनी के अधिकारी कच्चा रेशम उत्पादन के लिए भारतीयों को बाध्य करते तथा रेशमी वस्त्र इंग्लैंड से आयात करते थे। इससे जुलाहों का विनाश होता गया। इस विनाशकारी व्यवस्था में से बंगाल का सुंदर, प्रगतिशील और महत्वपूर्ण प्रदेश अर्धपतन की सीमा पर पहुंच गया। पाँचवां, कंपनी तथा नवाब के अधिकारियों में असहयोग की भावना। कायदे से तो द्वैत प्रणाली में दोनों को पारस्परिक सहयोग से कार्य करना चाहिए था, परंतु नवाब ने इसके विपरीत देखा गया। कंपनी के अधिकारी अपने को शासक समझते थे और नवाब के कर्मचारी अपने को शासित। अतः कंपनी के अधिकारी सत्ता के नशे में न केवल अपनी जेब भरने की चिंता करते थे, प्रशासन के संचालन तथा जनता के हित में भी नवाब के कर्मचारियों का सहयोग नहीं करते थे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि द्वैत शासन के कारण बंगाल जैसी धनी प्रदेश भी एक कंगाल प्रदेश बन गया था। कृषि व कुटीर उद्योगों के नष्ट हो जाने से बंगाल के अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए थे। आम जनता, कंपनी के नवाब व नवाब के कर्मचारी लूट से दरिद्र बन गए थे। स्वयं क्लाइव ने स्वीकार किया है, कर्मचारियों की लूट से बंगाल कंगाल होता जा रहा था। 1858 में इंग्लैंड की संसद में लोक सदन जॉर्ज कॉर्नवेल ने कहा था कि मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक द्रव्य भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार में किसी भी सभ्य देश की नहीं हो सकती थी। ऐसी स्थिति में 1770 के अकाल ने जनता के त्राही त्राही मचा दी, परंतु कंपनी के कर्मचारी ने अपनी लगान वसूली में कोई कमी नहीं की। इसका सही चित्रण कुलकर्णी महोदय ने लिखा है। श्वेत वर्ण का मनुष्य अत्याचार व आतंक का प्रतीक बन गया था और उनको देखते ही लोग पहाड़ी व निर्जन स्थानों पर सुरक्षा के लिए पलायन कर जाते थे। उनकी पीड़ा का प्याला लबालब हो गया था। इन परिस्थितियों में वारेन हेस्टिंग ने इस दूषित प्रथा को 1772 में समाप्त कर दिया। नमस्कार।